ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के आह्वान पर समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन कासिम कश्मीरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि गोदी मीडिया द्वारा कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी जगह पर कब्जा कर लेता है। वक्फ बोर्ड सभी जगह को अपना बता देता है। वक्फ बोर्ड ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड मुसलमान की व्यक्तिगत संस्था है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वक्फ अलल औलाद वो संपत्तियां हैं जो जमींदारों ने धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ की है। वही वक्फ अलल खैर वो संपत्तियां हैं जो प्राचीन काल से वक्फ के उपयोग में आ रही है, जैसे कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, इमामबाड़े आदि, जो प्रदेश सरकार के वर्ष 1982 के सर्वे के अनुसार सत्यापित की गई है। वही गांव की चकबंदी के दौरान ग्राम सभा की जमीन में कब्रिस्तान व शमशान भूमि के लिए जगह आवंटित की जाती है और उसे खतौनी में दर्ज किया जाता है। ऐसे कब्रिस्तानों को सरकारी जमीन कहना उचित नहीं है। वक्फ नंबर 772 मुरादाबाद में कब्रिस्तान के एक भाग पर विधि विरुद्ध तरीके से सरकारी क्वार्टर बनाए गए, परंतु सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। वही विचार गोष्ठी में डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, मुख्यमंत्री के कथन अनुसार वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड, उसका अध्यक्ष और सीईओ ये तो सरकार के अधीन आते हैं। वही कार्यक्रम में मुजम्मिल रजा खां एडवोकेट, अच्छा अंसारी एडवोकेट, कासिम कश्मीरी, अकील अहमद, जावेद अहमद, आदिल बेग, खलीग बब्बू, वरिष्ठ पत्रकार मुस्तकीम मंसूरी, कौसर अली खां एडवोकेट, सईद जावेद, सभासद लईक अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विचार गोष्ठी का संचालन जमील अहमद ने किया। कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुस्लिम मजलिस के अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने कहा, से जो आज प्रोग्राम करा गया, किस आधार पे ये क्या प्रोग्राम करा गया, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, देश की संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना एक प्रस्ताव रखा, संशोधन बिल रखा है। हम आवाम को बताना चाहते हैं कि ये संशोधन बिल और जो मीडिया के ज़रिए प्रचार हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। मीडिया का प्रचार है कि वक्फ बोर्ड जिसकी चाहता है संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेता है। वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्ज़ा किया है। वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया है। इस तरह के अफवाहें अवाम में चल रही। वास्तविकता यह है कि दो तरह के वक्फ होते हैं। एक होता है वक्फ अलल औलाद और एक होता है वक्फ अलल खैर। वक्फ अलल औलाद वो वक्फ होता है जो ज़मींदारों ने, साहिब हैसियत लोगों ने अपनी जायदादें अल्लाह के लिए वक्फ की कि वो कार खैर में काम करें। और वक्फ अलल खैर वो संपत्तियाँ होती हैं जैसे मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, जो बाई यूज़र 50 साल से 100 साल से बहैसियत वक्फ के इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार उनका आंकड़ा हमसे मांग रही है, उनका रिकॉर्ड मांग रही है कि वो संपत्तियां कहां से आईं। 200 साल पहले जो मस्जिद बनी उसका सबूत हम कहां से देंगे? 300 साल पहले जो कब्रिस्तान बने उनका सबूत हम कहां देंगे? सरकार उन संपत्तियों को सरकारी संपत्ति कह रही है। ये बताइए कि चकबंदी के दौरान एक गाँव की व्यवस्था होती है कि चकबंदियों के दौरान जब चकबंदी होती है तो उसमें ग्राम समाज की ज़मीनें कब्रिस्तान और शमशान के लिए छोड़ी जाती हैं और वो बाद में रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाती हैं। उन संपत्तियों का हिसाब हम कहाँ से देंगे? और जितने भी वक्फ दर्ज हुए, वक्फ बोर्ड ने कोई भी संपत्ति अपने आप दर्ज नहीं की है। वक्फ बोर्ड ने बाई यूज़र वक्फ 1982 में प्रदेश सरकार ने एक सर्वे करा और उसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाहें सबको आइडेंटिफाई किया और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। उस पब्लिकेशन के आधार पर वक्फ बोर्ड ने संपत्तियाँ दर्ज करी हैं। हमारा उस पर विरोध है। हमारा कहना यह है कि जब दर्ज हुई तो हमने नहीं करी हैं, बल्कि सरकार ने जो संपत्तियां हमें आइडेंटिफाई करके दी, हमने उन संपत्तियों को दर्ज किया है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड स्वतः कोई भी संपत्ति दर्ज नहीं करता है जब तक कि कोई एप्लीकेंट उसके पास नहीं पहुंचता है। सेक्शन 3 में ये दिया है प्रावधान कि अगर किसी की संपत्ति गलत तरीके से दर्ज हो गई है तो वो जाए ट्रिब्यूनल में और जाने के बाद अपने सबूत पेश करे। वक्फ ट्रिब्यूनल उस प्रॉपर्टी को निकाल देता है कि ये गलत दर्ज हो गई है। जब ये प्रावधान मौजूद हैं तो उसकी फिर क्या ज़रूरत थी? दूसरी बात, जितने भी धार्मिक ये मुल्क विभिन्न धर्मों पर आधारित है। सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाएं मौजूद हैं, किसी में किसी का दखल नहीं है। तो फिर वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को बनाने की क्या आवश्यकता है? इसके सरकार का मंशा क्या है? सरकार टीवी डिबेट पे ये कह रही है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेडीज़ वक्फ बोर्ड के गठन में महिलाएं हैं,
लेकिन उसकी तादाद मुकर्रर नहीं है। अगर कोई तादाद मुकर्रर करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये बताओ कि उस वफ़्त के इंतज़ाम में अगर गैर मुस्लिम सदस्य बनेंगे वो कैसे तय करेंगे कि दरगाह कैसे चलाई जाएगी, सज्जादा क्या करेगा, कब्रिस्तान का मुतवल्ली कब्रिस्तान में क्या करेगा, मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद फर्जी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने अगर संपत्तियाँ कब्जे करी तो 8 साल से सरकार किसकी थी? वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया तो 8 साल से प्रदेश में सरकार किसकी थी? किसके ईमान पे कब्जे हो रहे थे? उसका जिम्मेदार कौन है? मंत्री आपका, चेयरमैन आपका, सीईओ आपका, फिर कब्जे कैसे हो रहे हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? सारी व्यवस्था आपके हाथ में थी, फिर आप ये इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं? मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिसकी चाहता है संपत्ति ले लेता। मैं पूछता हूँ वो कौन सी संपत्ति है? बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ सरकार ने कब्जा करी हैं। मैंने अपने हैंडबिल में बताया कि मुरादाबाद में कब्रिस्तान में आवास विकास ने फ्लैट बना दिए, लखनऊ में 16 संपत्तियाँ सच्चर कमेटी ने आइडेंटिफाई की जिसमें सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं। आप कह रहे हो कि हमने कब्जा किया, हम कह रहे हैं सरकार ने वक्फ संपत्तियों को कब्जा किया है। दूसरा एक दुष्प्रचार ये चलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं कि पूरे देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं, कहीं से प्रमाणित नहीं है कि वो संपत्तियां क्या हैं। आप उस रकबे को गिन रहे हो कि कब्रिस्तान को संपत्ति में कर रहे हो? क्या वो प्राइवेट संपत्ति है कि 2 बीघे का कब्रिस्तान के 3 बीघे का कब्रिस्तान उसको संपत्ति मान रहे हो? उसको व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में कौन उपयोग करता है? लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया है, वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड बहुत बड़ी संपत्ति रखता है जिसको छीनना इस वक्त की ज़रूरत है। वकील साहब, जो 40 संशोधन हैं किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें 10 ऐसे बिंदु बताइए जो यहाँ आवाम को मालूम हो कि कौन से 40 संशोधन है, उसमें 10 बताइए। मैं एक पहले बता दूं। पहले ये डिस्प्यूट था कि अगर कोई संपत्ति सरकार की है तो ट्रिब्यूनल तय करता था कि सरकार तय करेगी। इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए इन्होंने ऑफिसर्स नियुक्त किया कि वो तय करेगा। मैं पूछता हूं कि सरकारी संपत्ति आपके पास है, आपसे मेरा विवाद है, आप ही जज बन जाएंगे तो फैसला कौन करेगा? उन्होंने पहले कलेक्टर का नाम दिया था, अब डिजिग्नेट ऑफिसर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि वो एक कमिश्नर लेवल का अधिकारी होगा जो सरकारी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली, वक्फ बोर्ड जब जाएगा या वक्फ के मुतवल्ली उसके लिए विवाद के लिए जाएगा और कहेगा कि ये संपत्ति जो है हमारी है, वो सरकार कहेगी हमारी है, जज तो वही है, उसी को तय करना। वो किसके पक्ष में फैसला करेगा? जो सरकार चाहेगी उसको पक्ष में फैसला करेगा। हमेशा 2 पक्षों की लड़ाई में जज नियुक्त किया जाता है, जज भी वही, पक्षकार भी वही, तो फैसला कौन करेगा? बेईमानी के अलावा कुछ नहीं। वकील साहब, जैसे कि भाजपा के बड़े नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा, देखिए तमाम मुसलमानों की वक्फ संपत्तियां जो हैं वक्फ माफिया कब्जा कर रहे हैं, और बरेली में आप अपने देख लीजिए कितनी संपत्तियां जो खुर्द-बुर्द कर दी गई, तो उसके हिसाब से इस बिल को आप कैसा मानते हैं? देखिए, ये कहीं इसके बारे में नहीं दिया है। वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियाँ दफ़ा 37 में दर्ज हैं, रिकॉर्ड हैं, और जो अखबारों में खबर छपी कि इतनी संपत्तियाँ लुप्त हो गई, मैं कह रहा हूँ उस रिकॉर्ड से टैली क्यों नहीं करते जिसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, चौहद्दी भी लिखी हुई है, जो दर्ज हैं वही तो आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, ये मानते हूँ 30-40% अभी तक मस्जिदें दर्ज नहीं हो पाई हैं, इसके लिए ज़िम्मेदार हम ज़रूर हैं कि हमने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो हम चाहें कि कराएं। बहुत से कब्रिस्तान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रजिस्ट्रेशन कराएं, रिकॉर्ड पे लाएं। लेकिन ये कहना कि संपत्ति गायब हो गई, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दफ़ा 37 में पूरी लिस्ट है, उसकी चौहद्दियाँ हैं, उसका एड्रेस है, वो संपत्तियाँ आइडेंटिफाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसकी कंप्लेंटें मौजूद हैं, क्यों नहीं कराती? वकील साहब, जो संपत्तियाँ दर्ज होने से रह गई हैं उस पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप लोग? हम कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, हमारे पास कोई ये स्वयता जिनकी रह गई दर्ज, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एप्लीकेशन दे, वो एप्लीकेशन दे तो दर्ज की जाएगी। जो लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो उनकी आप लोग कैसे मदद करेंगे? जो एप्लीकेशन दे, ऑनलाइन है सब सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई प्राइवेट एप्लीकेशन नहीं, सब ऑनलाइन अप्लाई करिए, प्रोफार्मा है उसमें सब चीज़ें दर्ज कीजिए, वो एप्लीकेशन मेंटेन होगी। वकील साहब, आप बरेली में वक्फ के बरेली मंडल में सीनियर एडवोकेट हैं, आपकी नॉलेज में बरेली मंडल के अंदर और ख़ासतौर से बरेली के अंदर कितने ऐसी मस्जिदें और कब्रिस्तान हैं जो कि आज तक दर्ज नहीं हो पाए वक्फ बोर्ड में? दर्ज गाँवों के ज़्यादातर कब्रिस्तान दर्ज नहीं है, शहर के दर्ज हैं। उस शहर की ऐसी मस्जिदें जो
मस्जिदें बहुत सी नहीं उसमें दर्ज करी गई, उसके लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से उसको कराएंगे? हम अपील करेंगे आवाम से और कमेटियों से जो मस्जिदों का इंतज़ाम करे बैठे हैं लेकिन वो एप्लीकेशनें नहीं दे रहे हैं। बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जो लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो हम उन लोगों से अपील करेंगे वो अपनी अपनी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए। थैंक यू।